ओके ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ डे 2 ऑफ क्लियरिंग आर CFA लेवल 3 इन 90 डेज। ओके, तो हमने यहाँ पे से शुरू किया है, हमने यहाँ पे लेफ्ट किया था बेसिकली जो पार्ट 1 था हमारा। अब हम करते हैं एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसमें क्या चीज है, एनालिसिस करेंगे हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज की। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, जो कि एक सेंट्रल बैंक या फिर हमारे इंडिया के केस में RBI जो डिसाइड करता है, और फिस्कल पॉलिसीज वो होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू योर टैक्स, इट इज रिलेटेड टू योर टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, प्लस योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें देखते हैं हम कि इफेक्ट्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसीज के बिजनेस साइकिल्स पे। जो फिस्कल पॉलिसीज होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव होता है उसका शॉर्ट टर्म ग्रोथ को रेगुलेट करना। ठीक है, और जो इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम्स क्या होते हैं, इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हमारा जो प्राइवेट स्पेंडिंग होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, इट राइजेस एज द इकोनॉमी एक्सपैंड्स एंड फॉल्स एज द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत ही वेल अंडरस्टूड है कि जैसे हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है तो हमारे टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और फॉल होती है जब हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स होगी, जो टैक्स होगी, टैक्स रेट्स वो फॉल हो जाएगी जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, तो मीन्स बेस्ड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मीन्स बेस्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। दिस इज बेसिकली नथिंग बट जो ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट हमारी ट्रांसफर करती है, किस चीज को ये किस चीज को ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट, जो जैसे कोविड के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने फूड सप्लाई की थी, फूड्स दिए थे, फूड ग्रेन्स दिए थे, ये सारी चीजें दी थी, सप्लाई की थी टू द एडवर्स ग्रुप। ठीक है, तो उसमें मीन्स बेस्ड ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, जैसे कि कोई भी फूड दे रहा है या फिर कोई राशन सप्लाई कर रहा है। ठीक है, राशन शॉप्स होती है वो वैसे। ठीक है, अब वो वेरी करती है इनवर्सली। इनवर्सली मतलब अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो मीन बेस्ड ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होगी, वो कम होगी क्योंकि लोगों को जरूरत कम है। ओके, इसमें जैसे अंडर नॉर्मल कंडीशंस फिस्कल एडजस्टमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, बट वो सेकेंडरी कंसिडरेशंस में आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो ऑफ कोर्स इफ अ मेजर चेंज इन फिस्कल स्टैंस इज कंटेम्पलेटेड और हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, द इम्पैक्ट वारंट सिग्निफिकेंट अटेंशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल होराइजंस। सारे होराइजंस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। अब जो इसमें है इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज ऑन बिजनेस साइकिल। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो सेंट्रल बैंक बनाती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक बनाती है। क्या चीज होती है इसमें, ये इंटरेस्ट रेट्स को इफेक्ट करती है बेसिकली, और इनका फोकस मेनली क्या होता है, इन्फ्लेशन। हमेशा इन्फ्लेशन को टारगेट करती है कोई भी सेंट्रल बैंक। तो अब देखते हैं कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करती है, सप्लाई को चेंज करती है ताकि बिजनेस साइकिल पे इफेक्ट पड़े। सेंट्रल बैंक्स वर्चुअली ऑलवेज एम टू मॉडरेट द साइक्लिकल बिहेवियर ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। जो मैं बोल रही थी वही, अगर लगता है कि ग्रोथ या इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो रही है तो वो हमेशा कोशिश क्या करेगी कि उसको मॉडरेट करते, ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े ताकि किसी भी सिचुएशन में। जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई बहुत ज्यादा तो हाइपर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट हो सकता है, तो उसको वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स कट कर देगी ताकि डेट लोग कम ले, लोन कम ले। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज लाइक पुशिंग ऑन अ स्ट्रिंग। जैसे पुश करते हैं हम, एक्सपेंशनरी पॉलिसी वैसे ही ग्रोथ को पुश करती है। और रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी क्या होती है, पुल करती है। जैसे हम खींचते हैं किसी चीज को, स्ट्रिंग को हम खींचते हैं ना, वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज क्या होती है, इंटरेस्ट रेट्स को अब खींचती है, ग्रोथ को खींचती है नीचे की तरफ, कि नहीं अभी बहुत ज्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को या ग्रोथ को हम पुल करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे अगर रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज है। ठीक है, टेलर रूल।
टेलर रूल क्या होता है, ये हम हेल्प करता है, इट इज अ टूल बेसिकली टू असेस द सेंट्रल बैंक स्टांस। हम स्टांस देखते हैं कि सेंट्रल बैंक रिस्ट्रिक्टिव स्टांस है उसका, कि उसका आपका एक्सपेंशनरी स्टांस है, ठीक है, कौन सा स्टांस है, और प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होती है कि हमारा स्टांस कैसे इवॉल्व हो रहा है। वो लिंक करती है सेंट्रल बैंक की टारगेट जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होती है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन। बेसिकली किस चीज को करती है, इंटरेस्ट रेट्स प्लस आपका जो ग्रोथ रेट है ऑफ द इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को, इन सबको लिंक करती है रिलेटिव टू द ट्रेंड ग्रोथ रेट, जो ट्रेंड ग्रोथ रेट चल रही है और जो सेंट्रल बैंक का हमारा टारगेट है। हम क्या क्या चीजें देखते हैं, 3 चीजें देखते हैं, हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट्स, और क्या देखते हैं हम, ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन। किस चीज से रिलेशन में हम देखते हैं, ये जो हमारा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड ग्रोथ है, जो जीडीपी का ग्रोथ चल रहा है वो उसके रिलेशन में, प्लस जो हमारा इन्फ्लेशन का, जो जैसे सेंट्रल बैंक ने मान लो एक टारगेट बनाया हुआ है कि 2 से लेके 4% की रेंज में रहना चाहिए, और अगर कोई जैसे इन्फ्लेशन है वो 6 है, ठीक है, तो इसमें क्या करेगी, इसके रिलेशन में इस चीज को देखेगी। अब ये एक क्या किया हुआ इसमें, इसमें ये क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट योर टेलर रूल है, ठीक है, ज्यादा कुछ वो नहीं है, इतना जितना बड़ा दिख रहा है इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई स्टार क्या है हमारा, नॉमिनल, शॉर्ट टर्म नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। आर न्यूट्रल क्या होता है हमारा, जो हमारा आपका रिस्क फ्री रेट है। ये दिस इज योर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ये एक ऐसे बनाया हुआ है, ये बेसिकली एक जैसे आप कहते हैं ना मॉडल बनाया हुआ है एक, तो वो बनाया हुआ है, उसके बेसिस पे वो किया है कि कैसे हम निकाल सकते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट्स। ये इतना मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट ऐसे समझने के लिए है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर जीरो और नेगेटिव। क्या होता है जब इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं जीरो या फिर नेगेटिव हो जाते हैं। अब ये जीरो वाला जो केस है ना और जो नेगेटिव वाला केस है, इसमें मैं बताती हूँ आपको, इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, तो जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है इसमें हम पता है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हो जाते हैं, मतलब जीरो के करीब हो जाते हैं, कि जो लोग हैं वो डिपॉजिट ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, जब उनको लग रहा है कि कैश ही रख लेते हैं ना हम अपने पास, क्यों हम डिपॉजिट करें, बैंक्स को पैसे क्यों दे। जब बैंक के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, लोन नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, जीडीपी हमारी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, कंपनियों के पास पैसे नहीं आएंगे, लोन फंड्स या फिर ओन फंड्स यूज करेंगे, लोन फंड्स है नहीं, तो इससे क्या होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या होगी, वो जब बहुत ज्यादा हमारी जीडीपी गिरने लग जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है, ताकि लोग, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना इंटरेस्ट रेट, तो उसको गिराएगी। बट ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसीज बिल्कुल इनइफेक्टिव होती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस केस में हम फिस्कल पॉलिसीज की हेल्प लेते हैं, ओके। इस केस में हम क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसीज की हेल्प लेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग करेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, ओके, तब जाके इसमें एक ऐसा स्टिमुलस क्रिएट होगा, तब हमारी इकोनॉमी कुछ अच्छा कर पाएगी। वही पॉइंट इसमें भी लिखा होगा कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स का और कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस का इसमें क्या रोल है, ये आप लोग पढ़ लेना कि क्या है इसमें। देखो इसमें लिखा है ना, द इफेक्ट्स ऑफ अदर मॉनेटरी पॉलिसीज may distort market relationships such as the shape of the yield curve and performance of specific sectors। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे, ये क्या है हमारा, द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मिक्स एंड द शेप ऑफ द यील्ड कर्व एंड द बिजनेस साइकिल। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। जो ये फिस्कल पॉलिसी है, अगर वो लूज होगी तो वो किस चीज को इम्पैक्ट करेगी, फिस्कल पॉलिसी हमेशा रेट्स को इम्पैक्ट करती है, ठीक है, रियल रेट्स को इम्पैक्ट करेगी, और जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो हमारी इन्फ्लेशन को इफेक्ट करेगी। अब इसमें मैं बताती हूँ एक सिंपल सा तरीका, इसको कैसे याद करना है।
अगर फिस्कल पॉलिसी लूज मतलब कि हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत अच्छे से कर रही है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छे से कर रही है तो क्या होगा, रेट्स हो गए इंक्रीज। ओके, और इसमें अगर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी लूज है, लूज मतलब अच्छा खासा लोगों को पैसा मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट्स, इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट्स कम है। लूज इन लूज मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, जब अच्छी खासी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज चल रही है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, अब मैं बताती हूँ, एक फॉर्मूला होता है जो ये भी हमने शायद लेवल 1 या लेवल 2 में देखा है, कि जो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स इक्वल्स टू योर रियल इंटरेस्ट रेट्स प्लस योर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, यही होता है। तो जो ये नॉमिनल, जब रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा। वैसे ही अब इसको देखो, फिस्कल पॉलिसी लूज मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा, हाई इंटरेस्ट रेट्स। मॉनेटरी पॉलिसीज टाइट मतलब जो हमारा किस चीज को इम्पैक्ट करेगी, ये इन्फ्लेशन को। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होगा, वो लो होगा, तो इससे क्या मिक्स्ड इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए इसमें लिखा मिड नॉमिनल रेट्स। वैसे ही टाइट अगर कोई फिस्कल पॉलिसी होगी, टाइट फिस्कल पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट्स लो, सेम यही रिटर्न है। अब लूज मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या होता है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, ये भी अगेन मिक्स्ड इम्पैक्ट आएगा, तो इसलिए मिड लिखा है। सिमिलरली जो फिस्कल पॉलिसीज अगर टाइट है तो इंटरेस्ट रेट्स लो, इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइट है तो टाइट है मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी है, तो इससे क्या होगा, लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होगा, ये भी चीज लो है, ये भी चीज लो है, तो पूरी नॉमिनल जो रेट्स होंगे वो भी क्या लो होंगे। ओके, अब इसमें ये बताया हुआ है कि जो डिफरेंट फेजेस है, जैसे इनिशियल रिकवरी है, अर्ली एक्सपेंशन, लेट एक्सपेंशन, स्लो डाउन और कॉन्ट्रैक्शन, जो हमने पढ़ा था, ये क्या चीज है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये क्या है, बिजनेस साइकिल के फेजेस बताए थे। बिजनेस साइकिल के फेजेस एक डायग्राम के साथ पूरा समझाया था कि कौन सी चीज कैसे इम्पैक्ट करती है, वो चीज है। ठीक है, तो इसमें अब ये बताया हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कैसे कैसे इम्पैक्ट करती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको रीड कर लेना, और अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने करिकुलम से ही बनाया है, सारा कुछ पढ़ के, जो सीएफए का करिकुलम है वही पढ़ा है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सीएफए की जो बुक्स है, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। जस्ट आपको बुक्स रीड करनी है और ये पीडीएफ मेरे से मांग लेना, ठीक है, उसको रीड कर लेना, वीडियोस देख लेना, 18 से लेके 20 मिनट्स तक टाइपिंग प्रैक्टिस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीएफए लेवल 3 क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें इतनी इशू नहीं है। और क्वेश्चन सॉल्व करना, जो हम साथ साथ में करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे, द शेप ऑफ द यील्ड कर्व एंड द बिजनेस साइकिल। स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व डिपेंड्स किस पे करता है, यील्ड कर्व क्या होता है, यील्ड कर्व हमारा बॉन्ड से रिलेटेड है, वो है हमारा फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड। एक्सपेक्टेड फ्यूचर पाथ ऑफ शॉर्ट टर्म रेट्स पे डिपेंड करता है, और रिस्क प्रीमियम जो उसमें होता है, वॉलेटिलिटी इनहेरेंट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में वॉलेटिलिटी होगी, जो रिस्क प्रीमियम उससे रिलेटेड होगा, और प्लस जो एक्सपेक्टेड आपका फ्यूचर पाथ ऑफ शॉर्ट टर्म रेट्स है उस पर डिपेंड करेगा हमारी स्लोप कैसी होगी यील्ड कर्व की। शेप ऑफ द, और इसमें स्लोप और शेप दोनों डिफरेंट होती है। शेप ऑफ द यील्ड कर्व कैसे वो करता है, प्रिडिक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड एज एन इंडिकेटर कि कहाँ पे है इकोनॉमी बिजनेस साइकिल में। जैसे हमने उसमें प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जब बिजनेस साइकिल हमारी कुछ चीज होती है, जैसे स्लो डाउन या हमारा अर्ली एक्सपेंशन में था, तो वो फ्लैटन होती है, कि हमने देखा है यील्ड कर्व फ्लैटन हो जाता है, वो ही है, इसमें रेफर कर लेना प्रीवियस वीडियो। कर्व टेंड्स टू बी स्टीप होता है बॉटम ऑफ द साइकिल। बॉटम ऑफ द साइकिल क्या होती है हमारी, ये हमारी इनिशियल रिकवरी है, ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, हमारा अर्ली एक्सपेंशन, फिर लेट एक्सपेंशन, फिर स्लो डाउन और फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो ये स्टीप होगी कर्व कब होगी, जब बॉटम ऑफ द साइकिल। फ्लैट कब होगी, एक्सपेंशन के टाइम पे। और जब बहुत ज्यादा फ्लैट कब होगी, या फिर इन्वर्टेड कब हो जाता है यील्ड कर्व, जब वो पीक पे पहुंच जाएगी, मतलब उसके बाद स्लो डाउन आना चालू हुआ, रिसेशन आना चालू हुआ, और फिर से रीस्टिपन होगी जब सबसीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ओके,
अब आ जाओ इंटरनेशनल इंटरैक्शंस कैसे कैसे होती है। इंटरनेशनल इंटरैक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट की क्या लिंकेज है, ठीक है। और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, लास्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक लिंकेजेस। मैक्रो इकोनॉमिक लिंकेजेस में हम बिटवीन कंट्रीज पढ़ेंगे, कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम रिस्पेक्टिव टू करंट एंड कैपिटल अकाउंट। सारी कंट्रीज कैसे लिंक्ड है, ग्लोबली हम ट्रेड करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं। तो मतलब अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं हम, इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, इसको इंपोर्ट बोलते हैं, तो वैसे ही वो डिपेंड करेगा कंट्री टू कंट्री। अगर कोई किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक जस्ट अ सेकेंड, किसी कंट्री का एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो दूसरी कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब चलता है। वैसे ही अगर कोई किसी का एक्सपोर्ट ज्यादा है तो उससे क्या होगा, करंट अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे दूसरे कंट्री का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा, ठीक है। और द करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट्स क्या करता है, नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बताया है। नेट इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्लोज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये सारा चीज इम्पैक्ट करते हैं। करंट अकाउंट को बेसिकली कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं वो बताया। कैपिटल अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंट भी बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्ट करता है नेट इन्वेस्टमेंट फ्लोज फॉर एफडीआई और एफपीआई। पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो बाहर की जो कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई जिसे बोलते हैं। एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस है, ठीक है। एफडीआई क्या होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंस्टीट्यूशन, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जब वो हमारे उसमें कंट्री में अपनी कंपनियां लगाते हैं बहुत सारी, या उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एफडीआई। ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। एफपीआई क्या होती है, कहीं पे अगर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं ना किसी कंट्री में, तो वो तुरंत से वहां पे अपना पैसा डाल देते हैं। जैसे अब के केस में क्या हो रहा है, चाइना की तरफ सारा का सारा हमारा जो अट्रैक्टिव लग रही है वो इकोनॉमी, इंडिया से तो पैसे क्या जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो वैसे ये चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें नेट एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू एडी। एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। 4 प्राइमरी मैकेनिज्म होते हैं करंट और कैपिटल अकाउंट के, जो बैलेंस में रखता है, ठीक है। जीडीपी, रिलेटिव प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट एंड एसेट प्राइस और एक्सचेंज रेट्स। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस इसको जस्ट रीड करने की वो है। इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट लिंकेजेस, ये लिंक्ड होते हैं दोनों आपस में, यही लिखा है इस पॉइंट पे। द रिलेशनशिप इज एविडेंट, कैसे हम देख सकते हैं कि एक कंट्री साइमल्टेनियसली अलाउ नहीं कर सकती कैपिटल फ्लोज को और मेंटेन नहीं कर सकती फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, या फिर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकती। तो ये दिख रहा है इससे। 2 countries will share a default free yield curve and there is a perfect capital mobility and the exchange rate is credibly fixed forever, ठीक है। If it is a lack of credibly fixed exchange rate that allows yield curves and hence bond returns to be less than perfectly correlated across markets. With floating exchange rates, the link between interest rates and exchange rates is primarily exceptional. To equalize risk-adjusted expected returns across markets, interest rates must be higher in a currency that is expected to depreciate. अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स अगर किसी कंट्री में हायर है तो वो क्या होगी, वो करेंसी डेप्रिसिएट करेगी, ठीक है। और अगर कोई कंट्री लोअर उसमें चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स लोअर है, तो वो एप्रिशिएट करेगी, ओके। दिस डायनामिक कैन लीड टू एक्सचेंज रेट ओवर शूटिंग, हो सकते हैं वन डायरेक्शन में, टू जनरेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ मूवमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो इसमें एन इन्वेस्टर केयर्स अबाउट द रियल रिटर्न पे डिपेंड करता है, एज ही और शी एक्सपेक्ट्स टू अर्न इन हिज। हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई कंट्री मान लो यूएस में कोई यूएस इन्वेस्टर है जो वो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे इंडिया में, ओके, तो वो उसको क्या फर्क पड़ रहा है, क्या उसको फर्क पड़ेगा कि वो रुपीज में कितना कमा रहा है, नहीं, वो देखेगा कि उसका यूएस में कितना, यूएस डॉलर में वो कितना कमा पा रहा है, ओके। फॉरेन एसेट के उस पर नॉमिनल रिटर्न और एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, इससे हमारी रिटर्न चेंज हो जाती है। ऑल्दो रियल इंटरेस्ट रेट्स अराउंड द वर्ल्ड नीड टू बी इक्वल, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं सब पूरे वर्ल्ड में इक्वल होने चाहिए,
क्योंकि पूरी की पूरी ग्लोबल सेविंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इक्वल मान रहे हैं, हेंस दे मूव टुगेदर। ओके, तो बाय दिस वी एंड द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर है ये। मेन पॉइंट्स क्या लिए हमने इसमें से, कि हमें CFA की जो बुक है वो पढ़नी है, इसका कलर चेंज करते हैं, लेट्स से ग्रीन करते, ठीक है। CFA की बुक्स पढ़नी है हम लोगों को, टाइपिंग की प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, 18 से लेकर 20 मिनट्स डेली करेंगे तो हम 90 डेज में पूरा सीख पाएंगे। ओके, और CFA की बुक्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स बनाई हुई है, या तो आप खुद के, अगर आपको पसंद है कि नोट्स बनाना है, ठीक है, वेल एंड गुड, आप बना सकते हैं, स्लाइड्स है, PDF मांग लेना। और क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। क्वेश्चंस हम तब कर सकते हैं जब हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन में, एसेट एलोकेशन हम टॉपिक कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा CME, अगेन पार्ट 2 है। ओके, देखते हैं इसमें हम थोड़ा और डिग डाउन करेंगे कि कैसे हम एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज कमेंट करके बताना। सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, होपफुली कल मिलते हैं।